रणथंभौर किले की प्राचीर पे खड़ा एक सैनिक दुश्मनी सेना के 10,000 सैनिकों के बराबर था। और क्यों बड़े बड़े शासकों के भी द्वारा इस किले को कभी भी लड़ाई में जीता नहीं गया, उसके पीछे का कारण है यहाँ पर बनी हुई ये ऊंची पहाड़ी और यहाँ की गहराई। अगर कोई दुश्मनी सेना इस किले को बाहरी तौर पर चढ़कर इस किले को विजय करने की कोशिश करती थी तो वो उसके लिए नामुमकिन हुआ करता था। तकरीबन 1500 फीट गहरी खाई, और दोस्तों इस खाई के कुछ हिस्से को अलाउद्दीन खिलजी ने भरने की कोशिश की थी। बड़ी बड़ी सीढ़ियां लगाकर इस किले की प्राचीर पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी सफल ना हो सका। और यहाँ से यदि आप देखेंगे तो पूरे किले के सभी दरवाजे आपको दिखाई देंगे। दुश्मनी सेना की एक एक चाल आपको अच्छे तौर पर दिखाई देने वाली है। इसीलिए यहाँ बैठा एक सैनिक दुश्मनी सेना के 10,000 सैनिकों का मुकाबला कर सकता था। अगर यहाँ से एक पत्थर भी फेंकता है ना तो वो पत्थर दुश्मनी सेना को गोले के जैसा प्रहार करता है। और यदि हम रणथंभौर के इस किले के कुछ प्राचीन नामों की बात करते हैं तो इसके प्राचीन नामों में रणतपुर, रणतीपुर, रणस्तंभपुर या फिर चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई रणत स्तंभ। और इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आज हम जिस किले पे खड़े हैं, रणथंभौर के किले पे, इस किले को बनाया गया एक पहाड़ी के ऊपर, और इस पहाड़ी का नाम है स्तंभ। कुछ लोगों के, इतिहासकारों के अनुसार थंभ, कुछ लोगों के अनुसार इसका नाम बनता है स्तंभ। और सामने की जो आपको पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है रण की पहाड़ी। कुल मिलाकर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है ये। तो रण की पहाड़ी, बीच वाला जो हिस्सा है, जो नाला बना हुआ है, उसे भंवर बोलते हैं। कुछ लोग उस भंवर के पास की स्थित की पहाड़ी को भंवर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो 3 नाम बने, रण, स्तंभ और भंवर। तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो तब बन जाता है आपका रणथंभौर। वर्तमान का नाम जो है वो रणथंभौर है। प्राचीन नाम मैंने आपके सामने बता दिए हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक इतिहास की बात ये बनती है कि इस किले का जो निर्माण था वो रणथंभन देव नाम के राजा के द्वारा करवाया गया था। इसी वजह से इसका जो नाम है वो रणथंभौर किला पड़ गया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं इतिहासकार कि इस किले का निर्माण रंती देव नाम के राजा ने करवाया था, जबकि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जयंत देव नामक राजा ने इसका निर्माण करवाया था। तो इतिहासकारों के आपसी मत है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई भी अपना खुद का शब्द नहीं है। और इन सभी बातों को बताने का जो सारा क्रेडिट है वो जाता है यहाँ के राजा के ऊपर और उसके समय में लिखे गए कुछ काव्यखंड, कुछ किताबें, जैसे कि हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर रासो, जिसको जब आप पढ़ेंगे ना दोस्तों, तब आपको मालूम पड़ेगा इस किले का वो इतिहास, लोगों के बीच में होने वाले कन्फ्लिक्ट्स और इतिहास के अलग अलग मत। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे पद पर, दूसरे पक्ष पर, जहां पर इतिहास की कुछ नई और मजेदार बातें बताने वाले हैं। हर हिस्से में कुछ ना कुछ हमें इस किले के अवशेष बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि राजा महाराजा, उनके सैनिक किस प्रकार के टॉयलेट रूम, वॉशरूम इस्तेमाल किया करते थे। एक बुर्ज के ऊपर, बाहरी छज्जे के ऊपर बने हुए प्राचीन वक्त के आज भी हमें ये टॉयलेट दिखाई दे रहे हैं। यदि आप इस छोटे से कमरे को देखोगे तो दोस्तों ये था उनका वो वास्तविक कमरा, जहाँ पर डायरेक्ट वो टॉयलेट और फ्रेश हुआ करते थे। और इसका जो सारा मलबा था वो सीधे तौर पर बाहरी रूप में ही इस जंगल के हिस्से में चला जाता था, जहाँ पर आज हमें खाई दिखाई दे रही है। तो ये देख सकते हैं आप इसका पूरा बाहरी, कितनी गहरी गहरी खाई यहाँ पे दोस्तों बनी, उसको देखते समय भी डर लगता है। और इस किले का जो यहाँ पर एक्सटेंडेड व्यू है वो अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये है दोस्तों दूल्हा महल के बाहर के कुछ हिस्से। अब चलते दोस्तों हम आगे की तरफ। रणथंभौर के किले के ऊपरी भाग पे कुल मिलाकर 5 अलग अलग तालाब या झील बनी हुई हैं, जिसमें से अब हम देख रहे हैं दोस्तों रानी का तालाब, यानी कि जो
यहाँ के राजा हमीर देव चौहान थे, उनकी पत्नी का नाम था रंगा देवी, और उन्हीं के लिए ये पर्सनल एक तालाब हुआ करता था, और यहीं पर वो स्नान करने, यहीं पर अपना वक्त बिताने के लिए आती थी, और इस तालाब में उनके अलावा कोई और आने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। सामने की तरफ जो आपको एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही है, इस इमारत का कंस्ट्रक्शन बाद के शासकों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से करवाया था, और ये है दोस्तों बाद के शासकों की बनी हुई एक मस्जिद, जिसका आज आगे वाला जो हिस्सा है वो टूट गया है, लेकिन जहाँ पर बैठकर नमाज अदा की जाती है वो हिस्सा थोड़ा बहुत आज भी हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यदि आप अपनी नज़रों को थोड़ा इस तरफ घुमाएंगे तो अब मैं आपको इतिहास के एक नए पन्ने में जोड़ने वाला हूँ। बात हम कर लेते हैं दोस्तों 11 जुलाई 1301 का, वो वक्त जिस समय यहाँ के राजा हमीर देव चौहान ने अपना सर काटकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को अपने अधीन ले लिया था। और अलाउद्दीन खिलजी के दो प्रमुख सेनापति, जिनमें से एक थे नुसरत खां और दूसरे थे दोस्तों अलूग खां, दोनों तुर्की थे। और नुसरत खां था वो युद्ध के अंदर मारा गया था, तो बचा मुख्य सेनापति कौन? अलूग खां। तो अलूग खां के अधीन में रणथंबोर का ये पूरा जो किला है वो दे दिया गया, और उसको यहाँ का शासक बना दिया गया, जो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के अधीन रहकर कार्यरत रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल शुरू होता है 1296 से लेकर 1316 के वक्त का, और उन्होंने ही अपने चाचा ससुर यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु करके दिल्ली की सत्ता हासिल करी थी। तो अब आप ये कहेंगे कि सामने की जो हिस्सा है इनके बारे में क्या जिक्र करें? तो जब यहाँ पर चौहान शासकों की सेना का और खिलजी शासकों की सेना का जब युद्ध हुआ तो कुछ मुस्लिम सैनिक मारे गए, जिनकी कब्र आज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और दोस्तों इन सभी कब्र को इतनी महत्वाकांक्षा जो दी थी वो दी गई थी अलूग खां के द्वारा, या फिर उनके बाद के जो शासक आए उन्होंने अपने प्रमुखों की कब्र बनवाकर उनको यहाँ पर हमेशा के लिए जीवित कर दिया। सामने की तरफ आपको एक बहुत बड़ा स्क्वायर फॉर्म और ऊपर की तरफ से काले डोम के साथ में दिख रही है एक बहुत बड़ी मज़ार, जिसे कहते हैं दरगाह काजी पीर की मज़ार, या फिर सदरुद्दीन की मज़ार के नाम से भी जाना जाता है। सदरुद्दीन जो पीर थे, इनका शासनकाल अक्सर बताया जाता है खिलजी के समय का, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो मज़ार यहाँ पर है ये तकरीबन आज से 800 साल पुरानी होगी। तो दोस्तों सामने की तरफ आपको देखने को पूरी इस मज़ार का हिस्सा मिलेगा, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर है ना एक फारसी के अंदर काफ़ी सारे अभिलेख, शिलालेख थे यहाँ पे, जो चोरी कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से ये नहीं पता लग पा रहा है कि इसको बनाने वाले जो इसके निर्माण करता थे वो कौन थे। कुछ इसके इतिहास की जो बातें हैं वो यहाँ पर एक बोर्ड बना हुआ है, इसके ऊपर आप आसानी से पढ़ सकते हो। अब दोस्तों हम अपने कुछ कदमों की जो चहल है वो इस पुराने से दिखने वाले दरवाजे की तरफ कर लेते हैं। ना जाने इन पथ पर, इन रास्तों पर इस प्रकार के कितने अलग अलग दरवाजे, गेट बनाए गए हैं, जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जोड़ देते हैं। थोड़े हम इस वाले हिस्से को भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन आप देखिए बहुत पुराना है, प्राचीन कंस्ट्रक्शन है। इमारत की अगर तामीर की बात की जाए तो किस शासक ने इसको बनवाया, इसका कह पाना आज के वक्त में काफ़ी कठिन है, लेकिन आप इसके अंदर किया गया काम, कुछ इसकी मिटी हुई, टूटी हुई इमारतें आज साक्षात तौर पर देख सकते हैं। ऊपरी छत का क्या हिसाब किताब है, किस प्रकार से पत्थरों को आड़ा तिरछा रखकर उनके बीच में रबल भर के इसको बनाया जाता था। यहाँ पर एक दरवाज़ा हुआ करता था, दरवाजे के कुछ ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ कदमों के साथ में हम बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर आपको राइट और लेफ्ट वाले हिस्से में है ना कुछ पौधे दिखाई देंगे, और इन पौधों के बीच में बनी हुई कुछ छोटी बड़ी इमारतें भी आप देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए कुछ इमारत है जिसकी सिर्फ दीवार मात्र शेष यहाँ पर बची है।
सामने की इमारत आप देखेंगे तो यहाँ की इमारत भी आप देख सकते हैं, कुछ दीवारें यहाँ पर उनकी खड़ी हैं। बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो ज़मीनोदोज़ हो गया है। और इसके होने का कारण है यहाँ पे बदलते हुए शासक, सबने अपने प्रभाव को यहाँ छोड़ा, पुरानी इमारतों को नष्ट किया, नई इमारतों का यहाँ पर उन्होंने निर्माण किया। या फिर आप कह सकते हैं कि इतना लंबा अरसा बीत गया है कि ये जो इमारतें हैं वो अपने इतिहास को तो नहीं भुला पा रही हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को थोड़ा सा धुंधला जरूर करती जा रही है। कुछ बड़ा सा कंस्ट्रक्शन, एक बड़ा सा कॉरिडोर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये भी शायद उस समय का कुछ प्रमुख लोगों का रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बादल महल में, और बादल महल यहाँ के जो राजा थे हमीर देव चौहान, उनका पर्सनल रूम हुआ करता था, जहाँ पर वो नृत्य के लिए आया करते थे देखने के लिए। तो उस सभी चीज़ों को हम कवर करते हैं।